हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा, ठीक है। तो शुरू करें क्लास या 1 मिनट वेट करें? बोलिए, अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। सर वेट कर लेते हैं। चलो वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हिमाचल, सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिमाचल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं सभी बच्चे, है ना? ठीक है। तो हिमाचल में भाई पहाड़ वहाड़ हैं क्या? सभी डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ हैं या हमने जो दो चार सुने हैं बस उन्हीं में है? सर है ही है पहाड़। सब डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो हमें तो ज्यादा पता नहीं, हमने दो तीन जगह का नाम सुना है, तो आई थिंक वहीं होने चाहिए पहाड़। चलो अच्छी बात है, मौसम अच्छा है वहां पर ना, नेचुरल नेचुरल चीजें है ना। सर ठंड बहुत है पर ये। सर्दी पड़ती होगी। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के फादर, बहुत मतलब बचपन के दोस्त होते हैं ना जिसको हम बोलते हैं, कपिल नाम था, मतलब है मेरे दोस्त का। मेरे एक फ्रेंड के फादर का हिमाचल में एज ए ऑफिसर ज्वाइनिंग हुआ था। हिमाचल में बहुत पुरानी बात है, तो मेरे पापा की उम्र के थे वो, तो अभी तो रिटायरमेंट से पार की उम्र के हो चुके हैं वो अंकल। ठीक है। तो उन्होंने एक बार गाड़ी से, मतलब गवर्नमेंट गाड़ी मिली थी उन्हें, सब कुछ बढ़िया मिला था, गाड़ी से जा रहे थे वो, ड्राइवर भी मिला था। तो उन्होंने भालू देख लिया वहां पे एक बार जंगल में। तो वो जॉब छोड़ के आ गए। सर क्यों? डर गए वो, कहते यहाँ तो भालू हैं, खा जाएंगे। तो वो जो भी छोड़ आए थे, है ना। तो तब से लोगों ने बहुत बोला उनको। खैर उनका जो मेरा दोस्त है वो भी अच्छी जगह पर है फिलहाल। वो तीन ब्रदर थे, उनका छोटे वाला ब्रदर एसडीएम है, बीच वाला वो इंजीनियर है, मेरा फ्रेंड है वो भी अच्छी पोस्ट पर है। हाँ, तो ऐसे करके मतलब फैमिली तो उनकी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन वो अंकल जॉब छोड़ के आ गए थे उस टाइम। बहुत लोगों ने कहा कि आपने गलत किया, ऑफिसर की जॉब थी, फॉरेस्ट ऑफिसर थे शायद, पता नहीं क्या थे। हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम। चलो बच्चे आ चुके हैं ना, शुरू करते हैं हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर थर्ड लेक्चर है भाई आज, ठीक है। आपने प्रीवियस वाला कर लिया होगा, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीजें सीखी थी, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था, है ना। वो सब करने के बाद अब हम बात करते हैं उन्हीं पर फिर से। लेट्स डू इट अगेन। तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी जो आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड है। मतलब इसमें फॉर्मूलाज आएंगे, यू शुड हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज और लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला उसने पहली बार सुना है, तो मैं साफ बोलूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कीजिए। क्योंकि फॉर्मूला तो इसमें बोहर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। बोहर मॉडल में 6-7 फॉर्मूलाज आते हैं जो सारे आपको लर्न होने चाहिए एट योर फिंगर टिप्स। ये उन्हीं में से है, ठीक है। कुछ फिजिक्स रिलेटेड फॉर्मूला भी आएंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, En को टोटल एनर्जी बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, ठीक है। एन शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इसके बाद Kn जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए इन्होंने लेकर बोला है, खुद एब्रीवेशंस दी हैं कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। Vn पोटेंशियल एनर्जी है फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, n मतलब शेल नंबर है। और Rn जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में, जो हमने कल फॉर्मूला किया था, ये तो हमने कल किया था, सबको याद होगा ना। Rn यस सर। लिखा था उसे Rn। यस सर। ए नोट क्या था फॉर्मूला, ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड, स्क्वायर बाय जेड। है ना। बस तो ये फॉर्मूला तो हमने कर ही रखा है। अब वो क्या कह रहे हैं, सीधे सिर्फ फॉर्मूला नहीं पूछ रखा, मैच द फॉलोइंग। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना कि इसने मैच के लिए बोला हुआ है। तो मैच में क्या क्या मैच करवाना चाहता है, देखो Vn बाय Kn का वैल्यू बताओ। Vn पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिवाइड का वैल्यू पूछा उसने। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दे लेना अब इसको। Vn पोटेंशियल एनर्जी nth शेल में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलोन नोट, ठीक है। ये एप्सिलोन होता है भाई, पता होगा सिंबल, ई नोट, एप्सिलोन बोलते हैं इसे, जी सर। है ना। जी सर। कांस्टेंट है ये, नथिंग स्पेशल। मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर बाय आर, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, आर यहाँ पर रेडियस है, ई यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पाई पाई ही है, ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसकी वैल्यू भी आगे करेंगे, डोंट वरी। ये होता है Vn का फॉर्मूला।
kn का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन उसके अलावा भी फॉर्मूलाज होते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर अगर आपको v नहीं दे रखा तो कैसे निकालें, वेलोसिटी ना हो तो 1/8 पाई ओमेगा नॉट, ये 4 पाई ओमेगा नॉट था, ये माइनस में था, देख लेना, ये आता है 8 पाई ओमेगा नॉट, वो भी प्लस में है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर आर, बाकी सब कुछ सेम है। तो 1/4 और 1/8 जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना, 4 1 जा 4 2 जा, और ये हो जाएंगे, है ना। 1/4 के डिवाइड में 1/8 है तो वो 8/1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो Vn/Kn क्या हो जाएगा? वो 2 आ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस का 2 आएगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों फॉर्मूलाज अब आपको याद होने चाहिए, और साथ में इन दोनों का रेशो पूछा उसने, सीधे फॉर्मूला नहीं पूछता, और रेशो, तो रेशो कितना आएगा? वो -2 आएगा, दैट इज ए। ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। No, sir. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e की पावर x n, en की पावर x, तो x की वैल्यू बताओ। अब उसने ये पूछा, अब इसका मतलब देखिए, ध्यान से सोचना इसको कि en हमें पता है, en क्या होता है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, वो होता है नेगेटिव जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई ओमेगा नॉट आर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल को निकालने का, वो रेडियस के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला भी कुछ सेम ही था, देखो, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई ओमेगा नॉट आर, यही चीज है वो, लेकिन आगे यहाँ माइनस लग गया, बस ये समझ में आ रहा है? यानी काइनेटिक एनर्जी वाला ही फॉर्मूला है, बट आगे माइनस लग गया, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है Yes, सब? sir. अब Yes, इसने sir. अब इसने क्या पूछा था, en की पावर r बोल दी थी इसने, r ही बोल रहा है ना, x बोल रहा है, सॉरी, en की पावर x, अगर रेडियस, तो रेडियस उसने बोला है कि रेडियस nth ऑर्बिट की अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इस एनर्जी वाले फॉर्मूले में रेडियस देखेंगे कि en जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस कैसे है, वो 1/r है, यही आ रहा है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह पर en की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर -1 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब, अब यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, सीधा सीधा कि en अगर मैं यहाँ पर x लगा दूं कि ये r की पावर होगी, तो वो x की वैल्यू -1 आएगी, यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. e की पावर x है, और वो x क्या होगा अगर वो रेडियस की पावर की बात कर रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू -1 आ रही है, तो इनके b का ये वाला आंसर आएगा Q -1 के। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. है ना? फॉर्मूलों के Yes, साथ sir. जगलिंग करनी है, याद रखना, फॉर्मूलों के साथ हेर फेर करनी है, थोड़ा हमें चेंज करके फॉर्मूलों को बस देखना है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सी के अंदर क्या करें, एंगुलर मोमेंटम इज इन द लोएस्ट ऑर्बिटल 1s होता है, सीधी सी बात है ना। तो 1s के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भाई वो सीधा है, √L+1 h/2 पाई L+1। अब यहाँ देखो, √L+1, ठीक है, मल्टीप्लाई में h/2 पाई इक्वल हो गया। अब इक्वल किसके आएगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, उसने पूछा है, हम इसको फाइंड करेंगे कि इक्वल क्या होगा। L की वैल्यू लोएस्ट ऑर्बिटल का मतलब 1s होता है, सबसे पहला ऑर्बिटल यही होता है। Yes, sir. 1s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है? Zero. 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 हाँ, S के लिए 0 होती है, L सॉरी S के बाद P के लिए 1 होती है, T के लिए 2 होती है, S T D F के लिए 3 होती है, एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ती जाएगी, GH I J K L M N, आगे G आएगा ना, GH I, ठीक है, उन सब के लिए बढ़ती जाएगी, तो 0 से स्टार्ट होती है। तो S के लिए तो L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ जब मैं S के लिए वैल्यू पुट करूंगा L की 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर h/2 पाई को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से, तो वो भी 0 हो जाएगा। यस, Yes, sir. ओवरऑल आंसर क्या आएगा, वो 0 आएगा। क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिखें इसको कि L इक्वल 0 फॉर S ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। L 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो ये आ गया सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम उसने पूछा था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला LL+1 होता है, √h/2 होता है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट में उसने एक और पूछ रखा, 1/r की पावर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z की पावर y है, तो y की वैल्यू बताओ। अब r का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। r का फॉर्मूला क्या होता है? rn जो है a0 n²/z होता है। उसने तो 1/rn पूछा, तो मैं इसको पलट दूं, सारे फॉर्मूले को मैंने पलट दिया। ये देखिए यहाँ ये पलटा हुआ है, इसको 1/rn लिख दिया rn की जगह, तो उल्टा कर दिया, z/a0 n² कर दिया, है ना। अब उसने क्या पूछा था? 1/rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z की पावर y के, तो यहाँ पर z की पावर 1 है ना, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा दिख रहा है। यस, Yes. y विल बी 1, सीधा आ जाएगा y विल बी 1, तो ये आ गया d, और वो था c ऊपर वाला। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, तो यहाँ sir. पर सारे फॉर्मूलाज हैं, याद करने हैं अच्छे तरीके से, और साथ में उसकी जगलिंग भी करवा रखी है कि आप उनको ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपके फॉर्मूला दिमाग के अंदर घुस आते हैं कि भाई कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें थोड़ी और जगलिंग करना चाहें तो क्या होगा, Vn जो है यानी पोटेंशियल एनर्जी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट है, खैर ये कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई ओमेगा नॉट, इसके इनवर्सली है कांस्टेंट के, और जेड ई स्क्वायर के डायरेक्टली है, और वो भी ई की पावर के, है ना। ऐसे करके कौन किसके डायरेक्टली है, तो हम कई बार क्वेश्चन पता क्या बोलेगा वो, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ वी इंक्रीज चार्ज बाय 2। अगर मैं चार्ज को 2 टाइम बढ़ा दूं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम बढ़ेगी, बता सकते हो भाई? ये क्वेश्चन सर 4 टाइम। हाँ, वो 4 टाइम। कैसे? हमें पता पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के, तो अगर चार्ज डबल हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज को डबल कर दूं 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि वो 4 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? Yes. Yes, sir. है ना। ऐसे क्वेश्चन करने से हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो ये चीज डबल हो रही है, ये चीज सिंगल उसमें बढ़ रही है। फिर हो सकता है और रेशो पूछ ले कि देखो और कॉम्प्लेक्स अगर इसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वो उसने पूछा कितना बढ़ेगी अगर चार्ज को उसने डबल कर दिया, ठीक है, और अगर वो एटॉमिक नंबर को 1/3 कर दे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, है ना। चार्ज डबल है तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओवरऑल 4/3 हो जाएगी Vn की वैल्यू, है ना, इतने मल्टीपल में इंक्रीज होगी। यस, समझ में आया ये, है ना। ऐसे Yes, करके ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, हमें ये क्लियर करते हैं कि कौन सी चीज के बढ़ने से कौन सी चीज घट रही है और कितने अमाउंट में घट रही है। तो ये वाला क्वेश्चन उस हिसाब से बहुत अच्छा है, आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। भले ही आपको दिख रहा हो इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है ये, मैंने लगभग सारे प्रीवियस ईयर उठा लिए हैं, तो इतने ही क्वेश्चन बने हैं। तो देखो इसमें 93, 82 वाले प्रीवियस ईयर भी आ रहे हैं, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये भी आपको कुछ मेमोराइज करवाएंगे, कुछ याद करवाएंगे। जैसे देखो, द लाइट रेडिएशन विद डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी आर, लाइट की जो रेडिएशन है, जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइट के पैकेट्स को फोटोन, है ना। सिंपल है। यस, नीचे आंसर्स भी दे रखे, देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है नीचे आंसर भी है, समझना कि आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ द हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का मास बताना भाई, हाइड्रोजन के एटम का मास, सिंपल सी बात है, कैसे निकालें? तो ये प्रोटॉन देखो जितना ही होता है 1 ग्राम इसका मोलर मास होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना होगा, वो उसमें कितने मोलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में, 1 ग्राम इक्वल 1 मोल, मोलर मास के इक्वल होता है 6.022
इंटू 10⁻23 एटम्स या मोलिक्यूल्स, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम ही आएंगे इसमें, है ना। ये Yes. पता होगा मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज हमेशा फिक्स रहती है कि ये मोलर मास के बराबर है ना। Yes, किसी sir. भी चीज का मोलर मास जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है। अगर उसके पीछे ग्राम लगा दें तो मोलर मास एमयू में होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर उतने अमाउंट के बराबर हम ग्राम ले लें उसी चीज के, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा और उसमें इतने एटम्स होंगे। अब मुझे क्या निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। तो अब यहाँ से आप यूनिट लगा सकते हैं। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स का जो मास है वो इक्वल है 1 ग्राम। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 1 एटम का उसने मास पूछा था, तो 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है, 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा, कितना आता है अभी ये 1.66 10⁻⁻27 kg। मास केजी में निकालना है, ये ग्राम में है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई में कर दे 10⁻³ है ना। अब ये केजी बन गया। Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. दिस स्टैंड फॉर केजी, तो ये केजी के लिए है। तो इस तरह से आप इसे केजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा। नेक्स्ट देखिए, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट इन देयर नंबर ऑफ। आइसोटोप किस में अलग होते हैं? न्यूट्रॉन अलग होते हैं आइसोटोप में, है ना। न्यूट्रॉन अलग होते हैं, प्रोटॉन तो सेम होते हैं आइसोटोप के अंदर। यस Yes, Yes, sir. sir. तो किस चीज में Yes, अलग है? sir. न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट ऑफ द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, तो वो आइसोबार होते हैं। आइसोबार हुए वो। आइसोबार, यहाँ से याद रखने का तरीका देखिए, आइसोबार मतलब आइसोभार, बार को भार पढ़ सकते हैं, भार मतलब वजन, तो वजन जो है वो सेम होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट इन द एटॉमिक नंबर नोन एज एटॉमिक आइसोबार। तो एटॉमिक नंबर अलग होगा लेकिन भार सेम होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग स्पेशल इन दिस। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मूला है, आपको फिजिक्स का, प्योरली फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मेजरली फिजिक्स का लेसन है, मेजरली मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इसका फिजिक्स का है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एटम को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, बट मेजरली ये फिजिक्स का पार्ट है। अब यहाँ देखिए, तो ये वाला तो प्योरली फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है, उसको किस वेलोसिटी से हम दूसरी चीज के ऊपर मारें या उसको भगाएं, है ना। ट्रेवल, किस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को ट्रेवल करना चाहिए टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ, है ना। किस वेलोसिटी से उसको न्यूक्लियस की तरफ चलना चाहिए ऑफ ए कॉपर एटम, कॉपर एटम के न्यूक्लियस की तरफ। तो यहाँ वो कह रहा है ये है अल्फा पार्टिकल, ये इस तरफ मुझे मारना है, और ये मान लो कॉपर का न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, ये कॉपर का न्यूक्लियस है, तो वो कह रहा है कॉपर की तरफ अल्फा पार्टिकल को हम मार रहे हैं। और अब उसने बोला कि किस वेलोसिटी से लगाएं इसे, वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को ट्रेवल करवाएं टू सो एज टू अराइव एट अ डिस्टेंस 10⁻³ मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर एटम। तो वो न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम के 10⁻³ मीटर पर पहुंच जाए, मतलब यहाँ कहीं आके अटक जाए, या जो भी है इसके बाद ये आगे ना बढ़े, बस यहाँ आके रुक जाए, ऐसा बोल रहा हूँ। तो किस स्पीड से, अब देखो ये न्यूक्लियस है कॉपर का, ये अल्फा पार्टिकल है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो क्या होगा, वो तो उसको रिपेल करेगा। बट अगर मैंने जोर से इसको मारा है तो ये कहीं ना कहीं जाके एक बार रुक जाएगा, उसके बाद वापस बैक आएगा। यस, ये समझ में आया? Yes, sir. तो ये कह रहा है कि वो कहाँ जाके अटकेगा, मतलब जब मैंने कितनी जोर से मारूं तो डिस्टेंस 10⁻³ मीटर रह जाना चाहिए, यहाँ जाके वो अटक जाए, रुक जाए, उसके बाद बैक आए, उसकी कहानी तो उसने पूछी नहीं है। तो देखो भाई, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ऐसे दो पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और हमें उनको किसी पर्टिकुलर स्पीड से
फेंकना होता है और वो अटक जाते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है नेगेटिव Z1 Z2, एटॉमिक नंबर है दोनों, ई स्केयर। हमने वैसे किया था ना अल्फा पार्टिकल के इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा किया था जेड ई स्केयर किया था, डिवाइड में क्या था 4 पाई ओमेगा नॉट आर। यस, ये था हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पर चार्ज है ना, दोनों पर चार्ज है, तो Z1 और Z2 इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी। ये समझ में आ गया भाई फॉर्मूला? बस फॉर्मूला Yes, समझ sir. में आ गया तो ओके बेटा, फॉर्मूला समझ में आ गया तो अब हम इसको कर सकते हैं। Z1 की वैल्यू कितनी है? +2। अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज होता है ना, +2, 2 प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं अल्फा पार्टिकल में। कॉपर के ऊपर कितना है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है ना, तो इसके ऊपर +29 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में, तो कॉपर में 29 होते हैं। पता होगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो भाई कॉपर में यानी Z2 Z1 किसी को मान लो, कोई खास बात नहीं है, दोनों आ गए। फिर इसके बाद ओमेगा नोट की वैल्यू, अब देखो भाई ओमेगा नोट की वैल्यू एप्सिलॉन है, सॉरी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो है, ये मैं ओमेगा एप्सिलॉन में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ भाई, फिजिक्स के हैं ये ज्यादातर। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब यहाँ देखिए जूल, ओमेगा नोट जूल पर मीटर होता है, जूल पर मीटर। ठीक है, ये ओमेगा नोट की वैल्यू है। कूलम स्केयर लगा रखा है इसने, क्योंकि दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो कूलम स्केयर भी इसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो यूनिट्स में कुछ खास नहीं है, आप नहीं भी लगाओ वरना कंफ्यूज हो, सीधा ओमेगा नोट इसे याद रखिए। आर की वैल्यू उसने दे रखी है, डिस्टेंस। अब ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10⁻13 मीटर है। अब आप कहेंगे ये तो न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं घुस जाएगा ये, क्योंकि हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, 10⁻13 सेंटीमीटर जो होता है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। याद है किसी को? Yes. न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है वो इतनी होती है भाई, है ना, न्यूक्लियस की रेडियस वो होती है 10⁻13 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ इसने आर जो दी है वो मीटर में दी है, मतलब ये काफी बड़ी वैल्यू है। 100 से कम 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, तो 100 गुना बड़ी वैल्यू है ये। यानी ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसेगा, ये न्यूक्लियस के बाहर ही आके अटक जाएगा यहाँ कहीं। अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर ही अटकेगा। ये समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. तो इस वैल्यू को ऐसा मत समझना कि ये न्यूक्लियस की रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस सेंटीमीटर में थी 10⁻13। और अगर मीटर में निकालनी हो क्या करें भाई, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 10⁻15 मीटर होती है रेडियस। यस, क्लियर है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखेगा इसको, ये दूसरी बार आ रहा है ना। फिर इसके बाद देखो आगे भाई, तो इनकी वैल्यूज भर देते हैं और कुछ नहीं है, तो ये भर दिया 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, 2 पुट कर दिया। इन्होंने साइन को नहीं रखा, एनर्जी को डायरेक्ट जूल में फाइंड आउट किया है, साइन को नहीं रखा है। ठीक है, तो हालांकि हम माइनस लगा देना चाहिए, हम लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 29 Z1 Z2। इसके बाद ई स्केयर, ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो, है ना, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका स्केयर कर रखा है। ठीक है, डिवाइड में क्या था 4, पाई की वैल्यू 3.14, ओमेगा नोट एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन नोट 8.85 10⁻12, और आर है 10⁻13। यस, क्लियर है? और मीटर में है ये, तो मीटर में ही लेना है, अगर ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर कीजिएगा। तो ये सारा कुछ देर का हमने एनर्जी निकाल ली 1.33 10⁻13 जूल। तो ये क्या आ गया भाई? अब देखो उसने, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इतनी होनी चाहिए ना, ताकि वो वहां जाके अटक जाए एट टाइम टी। तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होती है, और वो भी इतनी ही होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, क्योंकि उसी अल्फा पार्टिकल को जब हम पकड़ के लगाएंगे, जोर से भगाएंगे, तो वो इस एनर्जी से अगर भगाते हैं तब वो न्यूक्लियस के पास आके वहां जाके अटक जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir.
Yes, ठीक है, sir. तो हमें पता है हाफ mv स्क्वायर इक्वल इसके इक्वल है, बहुत सही है। अब हमारे पास उसने तो बोला था किस स्पीड से, विद व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा निकालनी थी। पोटेंशियल एनर्जी से हमें काइनेटिक एनर्जी पता लगा, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे। तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.33 10⁻13 से, m जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, m डिवाइड हो गया, और उसके बाद v स्क्वायर का अंडर रूट बन गया, ठीक है। अब m क्या है जरा ध्यान देना भाई, व्हाट इज मास, मास कितना 1.68 10⁻24, क्या चीज है ये प्रोटॉन का मास है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का है ना, 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, Yes, sir. क्लियर है, Sir. है Yes, ना। sir. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर रखा है, क्यों भाई, 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इक्वल, ये है अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास। यस बेटा, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो m की जगह पर ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई होगा, और एक किसी प्रोटॉन का मास रख दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम ही होता है लगभग, है ना, वो 1.67 होता है, ये 1.66 10⁻27 सेम होता है दोनों, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं, मास अब आपको वैल्यूएबल मास ध्यान से करना है, क्योंकि वेलोसिटी आप अल्फा पार्टिकल की निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की नहीं निकाल रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी में तो यहाँ पर मास था ही नहीं कुछ, को तो सीधा एनर्जी आ गई। ये समझ में आ गया। जी sir. तो Yes, इस तरह से आपके पास मीटर पर सेकंड के अंदर निकलेगा आंसर, दैट इज। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये, प्योरली फिजिक्स बेस्ड था कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी, तो प्योरली ओनली एंड ओनली फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन था। अल्फा पार्टिकल का मास आपको भरते टाइम ध्यान रखना है कि वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्रोटॉन का, बस इतना ही। ठीक है भाई, तो अभी ये था हमारे जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, आसान ही थे। अब देखिए 2 3 तीसरा लेक्चर है ना, तीसरे लेक्चर में हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया सेकंड लेसन का। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर लगाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है अलग लेवल से आपको पढ़े जाते हैं आपके और याद होते हैं, सबको आसानी से हो जाएगा। एनसीईआरटी की मैं सोल्ड क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट आपको भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर, वहां से आप उनको सोल्व कर लेना। एनसीईआरटी किसी के पास ऑलरेडी भी होती है, बच्चों के पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा साथ में। अब ये तो थे सिर्फ प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर में सारे कॉन्सेप्ट सारे मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन कभी भी किसी टॉपिक पे भी आ सकते हैं, तो एनसीईआरटी करना जरूरी है, प्लस मेंस कर लो। इसके बाद में अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आईआईटी में आती हैं, है ना, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, वो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे मीजोन्स और पायोन्स, है ना, मीजोन्स या पायोन्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस। अब एक चीज बताता हूं, किसी एटम में कितने पार्टिकल, कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं, भी एटम में क्या क्या होता है, किसी को पता है, को बताएगा मुझे। हाउ मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम? 3 type of 3, देखिए जनरली सबको 3 का पता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सबको यही पता है, एटम में यही होते हैं। Yes sir. लेकिन जो रिसर्चेस हैं एटम में, अब प्रोटॉन को क्या तोड़ा नहीं जा सकता, प्रोटॉन भी टूट सकता Yes, है, sir. इलेक्ट्रॉन को भी Yes, तोड़ा sir. जा सकता है ना, इलेक्ट्रॉन भी टूटता है, प्रोटॉन भी टूटता है, न्यूट्रॉन भी टूटता है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कितनी, अभी तक हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने 100+ पार्टिकल ढूंढ लिए हैं। एक एटम में 100 से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल। हमें सिर्फ 3 ही पता है, वो यूनिटरी है तीनों, मतलब तीनों इकट्ठे रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उसको और तोड़ोगे तो वो और अंदर घुसोगे तो और भी हिस्से हो जाते हैं, और 100 से ज्यादा तो उनको मिल चुके हैं। लास्ट में साइंटिस्टों ने एक चीज बोली कि अगर पार्टिकल को और छोटा 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 करते जाए तो लास्ट में क्या बचेगा, तो उन्होंने बोला एक स्ट्रिंग थ्योरी दी थी, स्ट्रिंग थ्योरी, कि सभी चीजें जो है ना वो स्ट्रिंग से मिलकर बनी। कोई ऐसे छोटी सी वेव है, इसको नाम दिया उन्होंने स्ट्रिंग का, इसी में कोई पार्टिकल है छोटा सा, और सारी चीजें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई देते हैं वो स्ट्रिंग से ही बने हैं। और इसमें जो बाकी, अब अगर 2 स्ट्रिंग बन गए, मिल गए तो कुछ और बन जाएगा, अगर 3 मिल गए तो कुछ और बनेगा, अगर 4 मिल गए तो कुछ और बनेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे करके अब हम कहें कि ये क्या है भाई, है तो सारे स्ट्रिंग ही, तो देखो छोटे छोटे स्ट्रिंग्स अगर स्टैक में ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगे हैं तो कुछ अलग तरह का पार्टिकल देंगे वो, अगर वो ऐसे
ऐसे करके ऐसे टेढ़े मेढ़े लगे हैं, ठीक है, तो अलग तरह का पार्टिकल देंगे। यानी कि उनकी पोजीशन के हिसाब से भी पार्टिकल का नेचर बदल जाता है। अंदर सब कुछ सेम है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से पार्टिकल का नेचर चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें प्रोटॉन अलग दिखाई देता है, न्यूट्रॉन अलग दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन अलग दिखाई देता है, एटम अलग है। और फिर डिफरेंट एटम्स में प्रोटॉन का नंबर बदलने से ही एटम की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इसलिए सारी चीजें बाहर से अलग हैं, अंदर तो सब कुछ एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, जैसे एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ बायोलॉजी का। डीएनए, सब जो लिविंग चीजें हैं, मैं हूँ, आप लोग हो, सब डीएनए से मिलकर बने हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? Yes. तो सबका मोलिक्यूलर अगर बेस बात करें हम, तो वो डीएनए है। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जहां जहां प्रेजेंट होते हैं, मान लो कि आपके पास, मैं अगर एक डीएनए बनाता हूँ ऐसा कुछ करके, ठीक है, और ये कुछ ऐसा होता है डीएनए, पता होगा ना, ऐसा स्पाइरल टाइप में होता है, Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. है ना? तो स्पाइरल टाइप में, और उनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डीएनए में। तो यहाँ इस डीएनए के अंदर कहीं कहीं हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक हिस्टोन मान लो यहाँ पर है, एक प्रोटीन यहाँ पर है, ठीक है, और ये बहुत लंबा चौड़ा वो है। तो अगर इन दोनों प्रोटीन्स की पोजीशंस के हिसाब से जो लंबा, जितना भी ये बड़ा स्ट्रैंड बनेगा, इसको हम बोलते हैं जीन। यानी अब ये चेंज हो गया, अब आगे इसी डीएनए में अगर 3-4 इकट्ठे हिस्टोन प्रोटीन आ गए तो ये दूसरा जीन बन गया। समझ में आया? तो इन्हीं की वजह से ये हिस्टोन प्रोटीन की पोजीशन ऊपर नीचे होती है हमारी बॉडी में, सब में, सबके डीएनए में। इसकी वजह से सबकी शक्लें अलग होती हैं। समझ में आ रही है? सबकी शक्ल अलग है, सबका चाल ढाल अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। यानी हिस्टोन प्रोटीन तो वही है, बस उसकी पोजीशन अलग की वजह से। जैसे मान लो ईंटों से मकान बनाते हैं, है ना? ईंटों से बनता है मकान, तो ईंटों से जो मकान बनाते हैं, किसी मकान की शक्ल अलग है, दूसरे की अलग है, क्योंकि हमने उसमें ईंटों का अरेंजमेंट अलग कर दिया, है ना? यही किया बस, जिससे Yes, sir. शक्ल, रूम की शक्ल बदल गई। आप चौरस कमरा बनाने की बजाय राउंड कमरा बना सकते हैं। लाइक दैट एटम के अंदर भी 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल डीप में जाएं तो एक ही मिलेगा वो पार्टिकल। वो सभी पार्टिकल अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग जगह पर बैठा होता है, इसीलिए उनको जो वो बड़े हो जाते हैं मिलकर चीजें, तो हमें वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ एक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी जेनेटिकली मटेरियल, हम अपने आप को डीप से देखें, हम सब एक ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। और फिर भी अंदर की अरेंजमेंट अलग होने की वजह से हम सब अलग हो जाते हैं, है ना? तो अलग भी हैं बट सेम भी है ना? कमाल की बात। यही जादू है ना? भाई सेम होते हुए भी हम अलग हैं। तो ये डीएनए भी ऐसा ही होता है कुछ। तो यहाँ पर भी हम डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, कोर ऑफ द डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? चलो अगर हम सोचें कि चलो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अलग है, इसलिए जीन अलग होते हैं इंसान में, इसलिए उनकी पोजीशन अलग होती है जीन्स की, इसीलिए किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी आंखें हैं, है ना? किसी का नोज बड़ा है, किसी का फेस कैसा है, सबका अलग अलग है। लाइक दैट डीएनए जो होता है किसका? एटम का। डीएनए में होता क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना? नाइट्रोजन वगैरह से मिलकर बना, नाइट्रोजन और कार्बन से। तो कार्बन में क्या होता है? नाइट्रोजन में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर अलग है, बस संख्या, है ना? तो यानी संख्या अलग, कुल मिला के देखेंगे तो सभी चीजें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तो उस हिसाब से भी हम सब एक जैसे हैं। मेरे अंदर भी वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आप लोगों के अंदर भी वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना? तो सब एक ही है, तो सब कुछ एक है, बट एक होते हुए भी हम अलग नजर आते हैं। ये कमाल की अरेंजमेंट है। तो एटम में भी इस तरह से 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं भाई, 100 से ज्यादा। बाहर से हमें वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, लेकिन अंदर उसमें बहुत कुछ होता है। तो ये चीज अब याद रहेगी सबको, Yes, sir. है ना? तो 3 मत समझना, 100+ होते हैं। तो उसमें से अब सारे पार्टिकल के नाम, नेचर, उस पर साइंटिस्ट बहुत मत्था मारते हैं, कर भी रहे हैं उसको अभी भी। तो स्विट्जरलैंड के अंदर एक लार्ज हाइड्रोन, कोलाइडिंग हाइड्रोन एक मशीन है, पता होगा आपको। 6000 से ज्यादा साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं। वो 3 मंजिल से ज्यादा नीचे गहराई में है, गोल गोल राउंड में है वो मशीन। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को रिवॉल्व करवाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, और फिर आपस में टक्कर मारते हैं, उनकी टक्कर लगवाई जाती है।
दो चीजें टकराती हैं, कोलिजन होता है, तो वो टूट जाती हैं, और फिर उनके टूटने पर ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए नया पार्टिकल बनता है। उन टुकड़ों पर स्टडी होती है, फिर 6000 से ज्यादा साइंटिस्ट उस पर लगे हुए हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी के ऊपर। लार्ज कोलाइडिंग हेड्रोन, LCH के नाम से ऐसी कोई मशीन है, ठीक है, आप उसको सर्च करेंगे लार्ज कोलाइडिंग हेड्रोन तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो उसमें उन चीजों की स्टडी होती है भाई, तो हम उसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इट्स नॉट फिजिक्स, पहली बात, फिजिक्स में ये सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत डिटेल में होते हैं। इट्स केमिस्ट्री, तो मैं यहाँ आपको डेफिनेशंस करवाऊंगा, ठीक है, और ये सिर्फ आपका माइंड सेट करने के लिए था सब कुछ, कि भाई एटम में बहुत पार्टिकल होते हैं, हमें सिर्फ 2-3 के बारे में पता है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो भाई देखो, युकावा ने ढूंढा था मीजोन या पायोन, ठीक है, 1935 के अंदर। 1935 बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल भी नहीं हुए, है ना। ये तो 2023 चल रहा है, तो 25 के बाद 90 होंगे, तो 88 ईयर हुए हैं ओनली। 88 साल पहले ही इसने ढूंढा था कॉस्मिक रेज में पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव। कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक वेव क्या होती है? मैंने बताया था ना, कॉस्मिक वेव बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी के आर पार निकल जाती है ना। ये वही कॉस्मिक वेव है। एक्सरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सरे जिससे हमारी बॉडी का, हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, तो एक्सरे हड्डियों को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हड्डियों की फोटो खींच जाती है, मांस को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्मिक वेव, एक्सरे के बाद गामा रेज आती है, गामा के बाद कॉस्मिक आती है जिनकी एनर्जी हाई होती है। कॉस्मिक रेज तो पूरी बॉडी को आराम से क्रॉस कर जाती है, और सिर्फ क्रॉस नहीं करती, हाई एनर्जी होती है। उसी टाइम हम वेपर बन सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कॉस्मिक वेव, है ना, हवा में उड़ जाएंगे। तो भाई 1935 में पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव, ये दो इन्होंने ढूंढे थे, जिनको मीजोन या पायोन बोलते हैं। पाई स्टैंड्स फॉर पायोन। अब देखिए इनका फिर ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अब आपको ये रट्टा मारना है। ये रीजन कहाँ होता है? 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर ऑफ एटम, इस इंटरमीडिएट रीजन में मिलती है ये। तो 10⁻13 से प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन 10⁻13 टू -15। अब ये आपको लगेगा ये न्यूक्लियस से बाहर है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर 13 तक तो ये रेडियस है, ये तो रेडियस है। अगर आप बात करते हैं तो पूरा डायामीटर की बात करते हैं, तो 10⁻13 का तो डबल हो जाएगा ना डायामीटर, है ना। तो यानी ये न्यूक्लियस, यानी ये पाई और पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव जो है, पायोन्स जो मीजोन जो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, 10⁻13 से 15 वाले रीजन में, यहाँ कहीं इनका अगर हम डायामीटर ले तो न्यूक्लियस में यहाँ कहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस में तो हम कहेंगे, अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया, उनके टुकड़े होते हैं, वो भी अकेले नहीं होते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए ये इस रीजन में होते हैं। मीजोन जो है होल्ड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखते हैं। सोचिए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो उससे भाईचारा क्यों करेगा? न्यूट्रल है वो तो जुड़ के क्यों रहते हैं, है ना। तो इसलिए इनको जोड़ने का काम करता है कौन? मीजोन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, टुगेदर रहते हैं भाई, इंटर कन्वर्ट। और ये इंटर कन्वर्ट भी करते रहते हैं। प्रोटॉन लगातार न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है, न्यूट्रॉन लगातार प्रोटॉन में चेंज होता रहता है, एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसका क्या फायदा? जब ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, तो सोचो, जरा ध्यान से सोचना, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन, और ये इतना फास्टली चेंज होते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैं कह ही नहीं सकता कि प्रोटॉन कौन सा। 10⁻³ समथिंग 30 होती है शायद तक, मुझे याद नहीं है वो डाटा। 10⁻30 की स्पीड पर सेकंड में 10⁻30 इतनी बार चेंज हो जाते हैं, इतनी बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो आप जिसको प्रोटॉन कह रहे हो वो तो प्रोटॉन है ही नहीं, वो 10⁻+30 की स्पीड से बदल चुका है, वो तो न्यूट्रॉन में कितनी ही बार बदल गया। और जिसे न्यूट्रॉन कह रहे हो वो न्यूट्रॉन नहीं है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है ना। तो दोनों एक जैसे हैं। इस वजह से, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो हम कह ही नहीं सकते कि प्रोटॉन कौन सा, न्यूट्रॉन कौन सा, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव है। और वो चार्ज इतना जल्दी ट्रांसफर होता है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया बेटा न्यूक्लियर फोर्स का असली रीजन क्या है? क्योंकि ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो इन्हें अलग करने से पहले अलग किया ही नहीं जा सकता। तो दैट इज इट। तो यहाँ भाई
अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, अब ये भी एक कंफ्यूजिंग डाटा है ना। न्यूट्रॉन को अगर आपको चेंज करना है तो देखो प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव, प्रोटॉन में पाई नेगेटिव घुस जाएगा, म्यूजॉन घुस जाएगा पाई नेगेटिव वाला, तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और पाई नेगेटिव पर नेगेटिव है, तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया, न्यूट्रल। यस, न्यूट्रॉन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं प्रोटॉन की। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये आपके लिए, लेकिन अब जरा ध्यान से देना। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के अंदर अगर मैं पाई पॉजिटिव जोड़ दूं, न्यूट्रॉन में पाई पॉजिटिव जुड़ेगा तो प्रोटॉन बन जाएगा। तो ठीक है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो न्यूट्रल बन गया। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन में कुछ जोड़ रहे हो और उससे फिर आप प्रोटॉन बना रहे हो, तो प्रोटॉन का मास तो न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये डाटा कैसे सही है? ये डाटा सही है, फिर भी सही है, बताता हूँ, क्योंकि नीचे इन्होंने इसका आंसर दे रखा है। देखो वो कहता है कि प्रोटॉन के अंदर ये भी एक प्रोसेस चलती है कि प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन प्लस पाई नोट ऐसी चीज भी जुड़ती रहती है, और न्यूट्रॉन के अंदर भी, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस पाई नोट जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चीजें भी आपस में जुड़ती रहती हैं, जुड़ती भी रहती हैं, घटती भी रहती हैं ये चीजें, है ना। यहाँ सिर्फ प्लस प्लस दिखा रखा है, तो इसकी वजह से जो मास बढ़ा है वो इस ये पाई नोट की वजह से घट भी जाता है। समझ में आ गया? अगर कोई मास बढ़ा है तो वो घट भी जाता है। तो कुल मिला के आपको ये डाटा याद करना है। अगर आप इसको यूं देखोगे कि न्यूट्रॉन में प्रोटॉन में पाई जा रहा है, तो फिर हमें प्रोटॉन बनाना है तो पाई माइनस को तो माइनस करना पड़ेगा, ऐसा ही ना। लेकिन हम यहाँ तो पाई प्लस को प्लस कर रहे हैं न्यूट्रॉन में, तब प्रोटॉन बन रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा ये डाटा। इसलिए इसको सीधा याद करना है। इसके बैकअप की कहानी इंटरनल है, काफी मतलब डेप्थ में है, और ये फिजिक्स वाले टीचर्स को ज्यादा बेटर पता होगा, उन्होंने मास्टर्स फिजिक्स में किया होता है और ये मास्टर्स में आती है। ठीक है, तो भाई हम इतने डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री हमें इतनी जरूरत है नहीं। तो ये समझ में आ गया बेटा सारा? Yes, तो sir. सीधा एक ही चीज है, न्यूट्रॉन में भी पाई जुड़ेगा, प्रोटॉन में भी पाई जुड़ेगा, प्रोटॉन में पाई नोट जुड़ेगा, न्यूट्रॉन में पाई नोट जुड़ेगा। यहाँ सब कुछ जुड़ रहा है, घट कुछ भी नहीं रहा। तो आपको लगेगा वजन बढ़ रहा है, लेकिन इसमें माइनस भी होता है जो बैकएंड में आता है, और वो हमारे पास फिलहाल फ्रंट में नहीं है। तो भाई इसको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सीधा याद करने का, सब कुछ प्लस हो रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट वर डिस्कवर्ड बाय कीमर ने ढूंढे थे, और इनको कायोन्स, एक और चीज आई है कायोन्स और ईटा मीजोन। ठीक है, ये भी अभी आजकल ढूंढे गए हैं। कायोन्स होते हैं के पॉजिटिव के नेगेटिव के नोट, यानी 0 चार्ज भी होता है उन पर। कायोन और ईटा मीजोन भी मिल गए हैं। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल उनके नाम है, इन्होंने डिटेल नहीं दिया, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जो अच्छी चीज है, एक मास ऑफ पाई, ये जो पाई है, पाई का मास कितना होता है, वो पाई का मास 270 मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के मास का। ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। पाई का मास इलेक्ट्रॉन के मास को 270 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है। और पाई मीजोन आर कॉल्ड पायोन्स, पाई मीजोन को ही पायोन्स बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? जी सर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल आपको याद करना पड़ेगा, नथिंग स्पेशल इन दिस। नेक्स्ट आता है, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। ठीक है, आइसोएस्टर्स, आइसोएस्टर जैसे आइसोबार है ना, आइसोटोप पढ़ते हो आप लोग, वैसे आइसोएस्टर, आइसोमोर्फ, आइसोडायाफर्स ये होते हैं। अब ये क्या चीज है? देखिए बहुत अच्छी चीज है, आसान चीज है। आइसोएस्टर क्या होता है? सीधा नीचे एग्जांपल दे रखा है, साइनाइड नेगेटिव, NO पॉजिटिव, CO नेगेटिव और N2। ये तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? तीनों डाई एटॉमिक है, तीनों चारों जितने भी है ना। नंबर ऑफ एटम सब में 2 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सब में 14 इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 8 हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो 6 और 8। नाइट्रोजन में दोनों में 7-7 होते हैं, नाइट्रोजन में है ना। कार्बन में कितने हैं? 6 हैं, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। यहाँ नाइट्रोजन में 7 हैं, ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो 7 ही होंगे ऑक्सीजन पॉजिटिव। तो सबका टोटल करेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो,
नंबर ऑफ एटम मतलब दो, संख्या सेम हो, ये ना हो कि इसमें CN है तो इसमें भी CN, वो तो एक ही चीज हो जाएगी, ये कुछ और एटम हो सकता है। नंबर ऑफ एटम सब में दो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो तो हम उनको आइसोएस्टर बोलते हैं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। एग्जाम्पल को याद करना पड़ेगा, याद रख लेना, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल को याद करने बिना नहीं सरेगा। फिर आइसोमॉर्फ देखो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है शक्ल से रिलेटेड, अगर दो चीजों की शक्ल मिलती हो उनको आइसोमॉर्फ बोलते हैं, सिंपल साफ। मॉर्फोलॉजी मतलब शक्ल। तो देखिए सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर दो चीजों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो तो हम उनको आइसोमॉर्फ बोलेंगे। जैसे ऑल एलम्स, पोटैश एलम जैसे होता है ना, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का साल्ट होता है डबल साल्ट, है ना, वैसे जितने भी एलम्स हैं एल्यूमिनियम के साल्ट्स होंगे डबल साल्ट लाइक। या फिर ग्रीन विट्रियोल, हरा थोथा, विट्रियोल को थोथा बोलते हैं, जैसे ब्लू विट्रियोल नीला थोथा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है ब्लू विट्रियोल, नाम है, कॉमन नाम है, 9th 10th में भी आपके आया होगा ब्लू विट्रियोल, पढ़ा था सबने 9th 10th क्लास में, है ना, किसी को याद ही नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, प्रीशु को याद है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद विट्रियोल, आयरन सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल, इनकी बाहर से शक्ल एक जैसी, बाहर से मतलब वो तो ग्रीन है वो तो ब्लू है, ऐसे कैसे एक जैसी भाई, इसका मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े हैं, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, याद है, स्क्वायर प्लेनर, ये वाले स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर इनका सेम है इसलिए इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है। इंटरनल इनका स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, रंग कैसा भी दे रहा हो लेकिन मॉर्फोलॉजी सेम होती है इसलिए हम उनको आइसोमॉर्फ बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर है बेटा आइसोमॉर्फ क्या होते हैं? सिर्फ एग्जांपल याद रखना और कुछ नहीं। यस सर। नेक्स्ट देखिए आइसो डायाफर्स, आइसो का मतलब सेम होता है, जहां पर भी आइसो वर्ड लगा वो सेम है ना। आइसो डायाफर्स देखिए क्या होता है, आइसो डायाफर्स में वो बोल रहा है n-z और a-2z की वैल्यू अगर सेम होती है, ठीक है, दो एटम्स में, यहाँ एटम्स की बात होगी याद रखेंगे, आइसो डायाफर्स आर एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स, तो ये एटम्स है, तो इनमें एटम्स के अंदर दो एटम्स ले लेते हैं हम, एक ले लिया फ्लोरीन, एक ले लिया पोटेशियम। फ्लोरीन का ए मतलब क्या होता है भाई, मास नंबर, ए यहाँ पर मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, है ना। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। एन क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। सब कुछ निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते आप लोग? सोचो, फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन इसका मास नंबर होता है 19, एटॉमिक नंबर होता है 9, तो अब मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ कि प्रोटॉन कितने होते हैं, 9 होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 10 होंगे, मास कितना है, 19 है, ठीक है। 19। यस सर। अब आपको करना क्या है, तो ये सारी चीजें, ये ए जो है वही दे रखा है, मास नंबर ही दे रखा है ए, है ना, जेड एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन का नंबर है, एन न्यूट्रॉन का नंबर है, तो ये सारे नंबर आपको पता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बोल रहा है n-z की वैल्यू निकालो, n मतलब न्यूट्रॉन में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन कितने हैं भाई, 10 है, एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, तो 10 - 9 = 1 आ रहा है। फिर वो कह रहा है a यानी कि मास नंबर 19 में से 2z को माइनस कर दो, 2z, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी, z मतलब एटॉमिक नंबर 9 था, 9 दूना 18, 18 को माइनस कर दो, ये 1 आ रहा है। तो ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं 1 और 1, अगर किसी दूसरे एटम में भी सेम वैल्यू आई, पोटेशियम का हमने निकाला, ए की वैल्यू 39 है, जेड की वैल्यू 19 एंड एन की वैल्यू 20 है, तो n - z की वैल्यू कितनी आएगी, n है 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और z है 19 प्रोटॉन, दोनों को माइनस किया 1 आया। अब a - 2z कितना आएगा, a था मास नंबर 39 है, 2z, z 19 है, 19 दूना 38, 39 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर दो एटम्स का ये वाला और ये वाला नंबर 1 1, ये आपस में सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। दूसरे एटम के साथ इन फॉर्मूला के अगर ये वाले नंबर सेम आते हैं n - z और a - 2z, तो हम उसको आइसोडायाफर्स बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा आइसोडायाफर क्या होते हैं? जी सर। नीचे वाला फॉर्मूला याद रखिए और सीधा a और z की वैल्यूज को फिलअप कीजिए, दैट इज इट, ठीक है। ये होते हैं आइसोडायाफर्स। इनमें से किसी ने कुछ पहले पढ़ा हुआ था जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ?
सर आइसो एस्टर पढ़े थे। सर आइसो एस्टर पढ़े थे। ठीक है, आइसो एस्टर्स पढ़ रखा था, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, कुछ नहीं। तो ये भाई प्योरली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, प्योरली आईआईटी के लेवल का, मेंस के लेवल का ही सिलेबस है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी नहीं है। जनरली लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को भी मिथ है, वो सीधा बोलते हैं कि भाई सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लो, उसके मीनिंग निकाल लो तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं होता, बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी 70%, 70% सिलेबस कवर करती है आईआईटी का, आईआईटी जेई का 70%, और बाकी का 30% आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कहाँ से करोगे, वो तो नोट्स चाहिए होंगे आपको, है ना। तो ऑब्वियस है, इसीलिए नोट्स या फिर कोई ना कोई आपको ऐसा क्यूरिकुलम कंटेंट चाहिए होगा जिसके अंदर वो सिलेबस कवर होता हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी ठीक है, लेकिन पहली बात तो एनसीईआरटी समझ नहीं आती। आप खुद पढ़ेंगे, एक लाइन में बहुत सारे गहरे मतलब होते हैं, हर एक लाइन का मतलब होता है, तो उस मीनिंग को ही समझना आसान नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़िए मत, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कीजिए। समझाने के लिए हम लोग बैठे हैं, अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं समझ में आती शुरू में, उसके न्यूमेरिकल करो, जो पीछे एक्सरसाइज दी होती है ना और सोल्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, वो एनसीईआरटी के सच में इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करो। और न्यूमेरिकल आपको मैं न्यूमेरिकल वाली बुक भेज दूंगा जिसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ पर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो भी है। तो न्यूट्रिनो देखो, न्यूट्रिनो क्या होता है भाई, जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन का ही पार्ट है ये। ठीक है, चार्जलेस होता है, ठीक है, वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत ही हल्का होता है, चार्जलेस और बहुत हल्का होता है। क्लियर है, न्यूट्रॉन नहीं है ये। अब देखिए, फर्मी और पाउली थे जिन्होंने इसको ढूंढा था। और न्यूट्रिनो हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी न्यूट्रिनो की क्लॉकवाइज, यानी कि न्यूट्रिनो की स्पिन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो एंटी न्यूट्रिनो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ये समझ में आ गया। बहुत हल्के पार्टिकल, ठीक है, और बहुत ही हल्के हैं, चार्जलेस, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है न्यूट्रिनो और क्लॉकवाइज घूमता है एंटी न्यूट्रिनो। अब इनका मास कितना होता है, कहाँ से बने, किसके पार्ट होते हैं, कुछ नहीं दे रखा, कुछ बताया नहीं, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, क्वार्क। अब क्वार्क के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, सुना है क्वार्क, क्वार्क है ना। इलेक्ट्रॉन को जो टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं क्वार्क। इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया हमने, तो वो है क्वार्क, कॉल्ड क्वार्क अकॉर्डिंग टू मुरे और गिलमैन। ये दोनों थे, मुरे गिलमैन नहीं, एक ही आदमी है, ठीक है, दो नहीं है। ठीक है, तो मुरे और गिलमैन जो है, मुरे गिलमैन जो है, उसने क्वार्क को फ्रैक्शनल चार्जेस, कलर एंड फ्लेवर में कन्वर्ट किया। मतलब इनका कलर भी होता है अलग अलग क्वार्क्स का, और फ्लेवर भी अलग अलग होता है। अब फ्लेवर का मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, कलर तो हम कह सकते हैं, बट ये फ्लेवर कैसे कह रखा पता नहीं। और क्वार्क जो है, अपवर्ड क्वार्क और डाउनवर्ड क्वार्क के नाम से काफी टाइप्स होते हैं इसके। समझ में आ गया भाई। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क, इलेक्ट्रॉन आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जिन चीजों से मिलकर बनते हैं उनको क्वार्क कहते हैं। डिफरेंट कलर, डिफरेंट चार्जेस होते हैं इनके ऊपर, अपवर्ड और डाउनवर्ड टाइप के क्वार्क होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, बीटा पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन ही होता है एक्चुअल में, नथिंग स्पेशल, बस इस पे चार्ज जो है, ठीक है, ये हमारे आया था लेक्चर में ही, है ना। इस पे जो चार्ज होता है वो चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। बीटा पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव होगा, इसी को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसे ई पॉजिटिव भी बोल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, या फिर E1 पॉजिटिव, मास जीरो, इलेक्ट्रॉन का मास जीरो माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो इसी को एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट या पॉजिट्रॉन बोल सकते हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा। जी यस सर। सर, यस सर, अनस्टेबल होता है, जनरेट गामा रेज ऑन कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इसको कंबाइन कर दिया तो ये तो इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा। आप कहेंगे कि भाई ये दोनों न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल, तो क्या बड़ा पार्टिकल बन गया। गामा रेज छोटे पार्टिकल होते हैं, तो जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर मारते हैं तो उसमें से निकलता है गामा। टक्कर मारने पर टूट फूट के कुछ गामा निकलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों जुड़ जाएंगे और वो गामा बन जाएंगे, ये नहीं होता। ये समझ में आ गया सबको।
Yes, है ना। sir. Yes, sir. पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एडरसन ने ढूंढा था इसको। तो भाई पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल उल्टा होता है, मास सेम होता है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है, और ये दोनों जब टक्कर मारते हैं तो गामा रेज निकलती है। तो भाई इसको बनाना और फिर गामा रेज को निकालना, दैट इज हेक्टिक वर्क यू कैन से, है ना। इसीलिए सोचो 6000 साइंटिस्ट लगे पड़े एक ही मशीन के ऊपर। अब आगे देखो भी एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का उल्टा। तो एंटी प्रोटॉन कहां से कैसे पैदा होता है भाई, सैगरी और वी ग्लैंड ने इसको ढूंढा था। ठीक है, नाम याद रहे ना रहे लेकिन इनकी प्रॉपर्टी याद रख लेना। प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कोलिजन से ही इनको आपस में टक्कर मारने पर एंटी प्रोटॉन पैदा होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बनता है, फिर वो किसी और से रिएक्शन कर लेता है, धमाके हो जाते हैं जबरदस्त वाले। एक होता है वी पार्टिकल। तो एंटी प्रोटॉन समझ में आ गया, प्रोटॉन प्रोटॉन को टक्कर लगवाओगे एंटी प्रोटॉन निकलेगा उनके अंदर से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे ही है। आप कह ही नहीं सकते कि ये प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया होगा ना, वो आपस में इंटरचेंज हो, पाई पाई वाली चीजें आपस में, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव एक दूसरे में घुसते रहते हैं, तो वो इंटरचेंज होते रहते हैं। वी पार्टिकल देखो भाई, ये रोस्टर और बटलर इन दोनों ने ढूंढा था, रोश एस्टर और बटलर ने। और ये वी पॉजिटिव वी नेगेटिव और वी जीरो के तीनों फॉर्म्स में मिलते हैं वी पार्टिकल्स। अब इनका कुछ खास बता नहीं रखा तो हम ज्यादा डिटेल लेंगे नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सरिता बेटा, आपका कोई डाउट है? सर जैसे आपने बोला कि प्रोटॉन प्रोटॉन की कोलिजन से बनते हैं वो, सर तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की कोलिजन से भी बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, दो न्यूट्रॉन के कोलिजन से बन सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बन सकते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा कोई फर्क होता नहीं है, वो बस पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव का फर्क होता है। तो वो चीज भी वो बना देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंटी एंटी न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं भाई। तो अब बात करते हैं, हाँ एक चीज इसमें मिस हो गई थी, रेडियल नोड होते हैं और एक एंगुलर नोड होते हैं। ठीक है, ये सुना होगा आपने, रेडियल नोड और एंगुलर नोड क्या होते हैं वो नोड, पता है? मैंने कल वाले लेक्चर में आप लोगों को, परसों वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर था क्या, नहीं कल वाले में बताया था 1s का रीजन, फिर 2s का रीजन, है ना। ये 2s है, Yes, 1s sir. के लिए ग्राफ बनाया Yes, था, sir. ये इतना होता है। तो इनके बीच में यहाँ जो ये जो स्पेस आता है, जब ये यहाँ जुड़ मिल जाता है तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, क्योंकि वो अचानक से इस जगह को, रीजन को क्रॉस करेगा। 0 बिल्कुल 0 नहीं होती, लेकिन हम मानते हैं बिल्कुल लगभग 0 है। अचानक से यहाँ 2s से सीधा इस वाले में आ जाएगा, इधर से न्यूक्लियस के पास से दूर चला जाएगा। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं नोड। समझ में आ गया बेटा? मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वो वेव, इलेक्ट्रॉन वेव जब पास आउट होती है तो वो हमारे न्यूक्लियस के पास से जब गुजर के और दूसरे रीजन में क्रॉस करती है, दूसरे रीजन में पहुंचती है, न्यूक्लियस से दूर जाती है, पास आती है, उस ड्यूरिंग एक ऐसा रीजन होता है इन दोनों के बीच में जहां इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इसी को बोलते हैं नोड। समझ में आ गया नोड क्या होता है? Yes, sir. अब रेडियल नोड होता है एक, स्फेरिकल नोड जिसे बोलते हैं, स्फीयर। मान लो एक बॉल है, इस बॉल के अंदर एक बॉल है, तो मुझे पता है 1s और 2s क्या होते हैं। देखो भाई, ये है 2s का रीजन यहाँ, और लेकिन 2s तो अंदर भी होता है, बिल्कुल अंदर भी होता है। तो ये बीच वाला, ये जो जगह बची, ये क्या है? ये है नोड। 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? ये Yes, खाली sir. जगह पर, इसी को बोलेंगे नोड। तो 1s जो है, 1s अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1s में तो कोई नोड नहीं होता, क्योंकि उसमें तो कोई खाली जगह है ही नहीं। 1s वाला तो यहीं आसपास रहता है पूरा का पूरा। 2s वाला क्या होता है? 2s वाला यहाँ भी रहता है कुछ ना कुछ, और वो इस पर्टिकुलर किसी एरिया के बीच में भी रहता है, तो बीच में उसके एक खाली जगह होती है जिसको नोड बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्फेरिकल है, बॉल के अंदर बॉल है। सोचो एक बॉल है, उसके अंदर एक बॉल है, और उन दोनों के बीच में जो खाली जगह है वो है नोड। तो स्फीयर वाला नोड हो गया रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो इसलिए उसको रेडियल या स्फेरिकल नोड बोलते हैं। और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो देखो ये तो चीज समझ में आती है कि 1s में 0 नोड है, 2s में एक नोड होगा। क्यों? क्योंकि 2s का ग्राफ भी बनाएंगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। 2s के ग्राफ में भी आपको एक नोड ऐसे नजर आएगा, ये रहा एक नोड। 3s का बनाएंगे तो भाई 3 ऐसे ऐसे लोब होंगे, एक छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर ये और बड़ा। तो ये 3s है। 3s में कितने हैं? एक, दो नोड आ गए। 2s में कितने हैं? 1 नोड आ गया। और अगर 1s का ग्राफ बनाते हैं वो तो सीधा सीधा ऐसा ही बनेगा। तो इसमें नोड कितने आएंगे? इसमें तो 0 आएंगे। यस, क्लियर है?
यस जी सर। सर। तो ये तो था देखने का तरीका कि कैसे देखें, लेकिन अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। n माइनस एल माइनस वन, ये होता है रेडियल नोड निकालने का तरीका। n शेल नंबर है, l सब शेल है, इन दोनों को माइनस करके -1 कर दीजिए, ये आपके पास रेडियल नोड का नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर होते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कौन से होते हैं? तो एंगुलर नोड जो होते हैं ना, वो होते हैं बेटा जिसको फ्लैट बोलते हैं, आप सीधा कह सकते हैं कि प्लेनर नोड होते हैं। प्लेन में, एक प्लेन में होते हैं ये प्लेनर, ये प्लेनर नोड होता है भाई। प्लेनर नोड बोले तो अब इसका वो चीज बताता हूँ कैसा होता है। पी ऑर्बिटल पता है ना, डंबल शेप होता है। तो डंबल शेप में यहाँ इस जगह पर अगर मैं एक प्लेन रख देता हूँ, एक प्लेन कागज अगर इसमें से पास आउट कर दूं, ठीक है, इस जगह से, तो इस प्लेन कागज के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इस रीजन, ऊपर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मिल सकता है, नीचे है, लेकिन बिल्कुल इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये क्या हो गया? ये प्लेनर नोड हो गया। तो 2p में एक प्लेनर नोड होता है, 3p में 2 होंगे, है ना। एक 2p वाला भी आएगा। अब आप कहेंगे 2p वाला कैसे आ जाएगा? जैसे 2s में s वाला तो होता ही है, s होता है ना, वैसे 2p में 3p में 2s वाला 2p वाला तो आएगा ही आएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। जी सर। तो इस तरह से इसमें प्लेनर नोड होता है भाई। तो वो प्लेनर नोड को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड बोलते हैं। और वो किसके इक्वल होता है? वो एल के इक्वल। अब आप कहेंगे आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, सर 2p 3p याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, सामने आ जाएगा। ठीक है, n माइनस एल माइनस वन या फिर l। अब टोटल नोड निकालने हो तो n माइनस एल माइनस वन प्लस में l कर दो, टोटल नोड आ गए। ठीक है, तो वो टोटल नोड होते हैं n माइनस वन के इक्वल। क्लियर है? समझ में आ गया? सबको जोड़ना यस तोड़ना सर। होगा। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं जरा। इसको फ्लैट नोड, एंगुलर नोड जो होता है, फ्लैट नोड होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ। अब देखिए जरा, अगर मुझे, अब आप लोग बताइए 2p में कितने नोड हैं स्फेरिकल? स्फेरिकल नोड निकालने हो तो क्या निकालेंगे? n की वैल्यू है 2, ये तो 2 है ही आगे। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए 0, p के लिए 1, है ना, d के लिए 2, तो 1 आ गई। माइनस में 1 था तो क्या आ गया भाई? 0। यानी कि इसमें स्फेरिकल नोड हो गए 0। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो हमने स्फेरिकल नोड निकाल लिए, इसमें स्फेरिकल नोड आ गए 0। ठीक है, तो 2 माइनस वन तो ये आ गया 0। अब बात करते हैं 2p के लिए ही, स्फेरिकल नहीं, एंगुलर नोड भी निकालना चाहता हूं मैं। एंगुलर नोड कितने निकलेंगे? l के इक्वल, l की वैल्यू कितनी है? 1, तो एंगुलर नोड 1 हो गए। टोटल नोड अगर निकालना चाहूँ तो टोटल नोड दोनों को जोड़ दो, वो 0 था वो 1 था। या फिर आप सीधा फॉर्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हैं, n माइनस वन 2 माइनस वन, तो यस सर। टोटल नोड 1 आ गए। तो यानी कि इसमें सिर्फ एंगुलर नोड होता है। और p में एंगुलर नोड मैंने बोला फ्लैट नोड, मतलब p ऑर्बिटल है। ये लो एक ये लाइन जा सकती है आर पार, ये लाइन नहीं एक्चुअल में कागज है, एक चौरस कागज आप इसके आर पार पहुंचा सकते हो, प्लेन में होता है वो, है ना, तो इसलिए वो ऐसा बन सकता है। तो ये समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस अब सर। आगे बढ़ते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखिए, NODE स्पेलिंग मिट गई क्या? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर मैं 3D के लिए स्फेरिकल नोड ढूंढना चाहूं तो क्या आएगा भाई? n माइनस एल माइनस वन, कितना आएगा? n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू बताओ कितनी है? सर 2 है। 2 है। वैल्यू सर 2 SPD है। है ना, 2 और -1, तो ये तो 0 आ गए। तो स्फेरिकल नोड यस नहीं। सर। एंगुलर नोड अगर मैं 3D के लिए एंगुलर नोड ढूंढूं तो एंगुलर नोड तो देखो डी में ना, डी का सीधा बताता हूँ, देखो डी में ऐसे करके 2 लोब्स होते हैं, है ना। तो 2 लोब्स हैं, एक तो ये वाला आ गया प्लेन, एक ये वाला प्लेन, तो डी में कम से कम 2 मिलेंगे। लेकिन एन की वैल्यू बदलने पर भी नंबर ऑफ नोड बदल जाते हैं, वो चीज तो देखने के लिए है कि ये वाला नोड कैसा होता है। बट यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो एंगुलर नोड कितने होते हैं? एल के इक्वल होते हैं, तो इक्वल एल होता है, इक्वल एल की वैल्यू है 2, तो 2 एंगुलर नोड हो गए। तो टोटल नोड कितने बन गए? 2 ही बने। तो डी यस में सर। हमें पता है, डी में
ये लो डी में तो दो कैसे होते हैं, ये वाले दो नोड होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 लोब है, 4 लोब्स में 2 प्लेन आपस में आर पार किए जा सकते। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से आप आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं और आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अगर मैं 5D के नोड निकालना चाहूं तो 5D के नोड्स n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 5 है, d के लिए 2 आएगा और इसके लिए 1 आएगा, तो कितने आ गए? 2 सफेरिकल नोड्स आ गए। अब ये देखो इसमें सफेरिकल कैसे आ गए आप ये कहेंगे, है ना, अगर मैं सफेरिकल नोड्स की बात करूं तो। फिर उसके बाद आगे देखते हैं एक बार 5D के लिए अगर एंगुलर नोड की बात करूं, L के इक्वल होता है तो L है 2, है ना, तो कितने आ गए टोटल नोड, कितने आएंगे इसमें? टोटल 4 नोड होते हैं। 5D में आप कहेंगे 4 नोड कैसे हो गए, है ना। पहली बात तो 2 नोड तो हमें पता है एंगुलर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, लेकिन ये स्फेरिकल नोड कहाँ से आए भाई? इसमें 5D में ना बाकी के ऑर्बिटल्स भी तो होंगे ना, S वाला भी होगा, ये वाला भी, उधर वाला भी, उधर, तो बहुत सारे ऑर्बिटल से मिलकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे नोड को भी कैलकुलेट हम करते हैं, तो ऐसे करके टोटल इतने आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके डीप में कि वो कैसे दिखते हैं वो मैंने हल्का सा आपको बताया, लेकिन जब आप इनसे 5D में स्फेरिकल नोड ढूंढने जा लाओगे तो वो कंफ्यूजन देगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले से कीजिए, आपको टोटल नोड्स आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जी चलिए सर। अब आपके नोड्स का हो गया क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इसके ऊपर पूछते हैं। अब बात करते हैं लेसन का, एंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई बाकी के फॉर्मूलाज मैं अब आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आसान आसान से हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ई डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्या ये भी होता है क्या कुछ? ये सर तो एंड फाइनल यस सर। है ना, v नोट 1 बाय लैम्डा मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, h नहीं है इसमें, c है, n स्क्वायर n क्यूब इंटू सी है, n क्यूब इंटू सी, ठीक है। तो भाई ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इसके अलावा भी आपने पढ़े होंगे रेडबर्ग फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का रेडबर्ग, यस सर। तो रेडबर्ग फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा होता है आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, इसको ये एनसीईआरटी में इसके न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। आर एच का वैल्यू होती है 109 678 या फिर आप 1.1 10�7 पर मीटर कह सकते हैं, ठीक है, ये पर सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यूज होते हुए और न्यूमेरिकल्स में यूज होते हुए नजर आएंगे। एक ही दिन में निकाल सकते हो बड़े आराम से, 20-30 न्यूमेरिकल हैं इस टोटल लेसन के, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो वो जरूर सॉल्व करने हैं ताकि दूसरे फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएं जो हमने नहीं किए हैं। आर एन की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यहाँ के भी कांस्टेंट है, या आर एन को देखो ये एक अलग फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में सारे कांस्टेंट की वैल्यू भरने पर ये आ गया, तो ये 0.53 n स्क्वायर बाय जेड 0.5 और ये एंगस्ट्रॉन में आ रहा है, इसकी जगह आप 52.9 n स्क्वायर बाय जेड भर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम आज भी किया था, है ना। और ये क्या है 52.9, ये है ए नोट, बोहर रेडियस, पता है अगर n की वैल्यू 1 z की वैल्यू 1 है तो ये बोहर रेडियस इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना, तो बस ये वही फॉर्मूला है, बट ये पिकोमीटर में आएगा। अगर आप 52.9 लेते हैं तो ये पिकोमीटर होगा, और अगर आप 0.53 लेते हैं तो ये एंगस्ट्रॉम होगा। अब देखो 0.53 और 52.9, तो मैं इसको लगभग 52.9 को 53 ले सकता हूँ ना, तो इसलिए इन्होंने 0.53 ले रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, वैल्यू सेम है ये। आगे Vn रेडियस, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 2.1 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे बोहर फॉर्मूला हैं, याद होंगे ना सबको। फर्दर यस सर। En की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, अभी अभी आया था ये फॉर्मूला। En को हम 313.53 n स्क्वायर जेड स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू भर के। फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं, पहले लेक्चर में आया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर वाला, है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने डाल रखे हैं आप लोगों के याद रखने के लिए। हाँ, एक जो अलग फॉर्मूला भाई, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, देखो
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कि मान लो कि मैं अब ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में कितने सर्कल काटता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी आपको निकालना आता है, वीएन का फॉर्मूला पुट करो, आर एन रेडियस का फॉर्मूला पुट करो, दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड में 2 पाई भी आएगा, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर क्या होता है? सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस को, तो आर तो रेडियस आपको पता नहीं चाहिए, सर्क्यूमफ्रेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपके पास में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। चक्कर कितने काटता है वो 1 मिनट में? यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। है ना? तो ये एक अलग फॉर्मूला है जो शायद एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, और बाकी सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो इन्होंने जो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, आप इन वैल्यूज को याद रखो ना रखो, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा वो भी याद रखो। तो बात एक ही है, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं इनमें, है ना? बस एप्सिलॉन वाले फॉर्मूले याद रख लेना। और देखो के की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये के की वैल्यू है। तो के भी कांस्टेंट है, ये कभी कभार यूज होते हैं, नथिंग स्पेशल इन दिस। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही था। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। Yes, sir. फॉर्मूलाज हैं, रिकैप में कुछ आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी वाले फॉर्मूलाज याद कीजिए, उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस है नहीं, और जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं 4-5, है ना, वो है। तो इस तरह से अभी इसके मेंस के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। उसके अलावा क्योंकि मेंस सारे, अब हर एक टॉपिक पर तो क्वेश्चन मेंस देने वाला नहीं है ना, तो हर एक टॉपिक पर हमें प्रीवियस ईयर में मिलते भी नहीं है, तो बाकी के टॉपिक कवर करने के लिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करना जरूरी है। मेंस सारे हो चुके हैं, एडवांस भी आप कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम एडवांस की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस का Yes, पेपर बाद में आता है ना। बट अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही था, ठीक है। होमवर्क में एनसीईआरटी वगैरह का, हाँ एक और चीज बता देता हूँ,